बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर सीएसएस, पीएमएस एंड पीसीएस एग्जाम्स। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार मुझसे जो है वो पूछा जा रहा है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप में भी जो है वो पूछा जा रहा है कि भाई हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या जो मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ क्या वो इनफ है या वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो एफपीएससी जो है वो मांग रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम देखिए हम क्या डिस्कशन करेंगे, करंट अफेयर्स को तैयार कैसे किया जाए, पार्ट फर्स्ट के अंदर इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो एफपीएससी है वो क्या मांगता है, जो एग्जामिनर्स रिपोर्ट है करंट अफेयर्स की उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक्चुअली में समझ आ सके कि हम अपनी तरफ से क्या बातें कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में एफपीएससी क्या कह रहा है इसके ऊपर। और थर्ड में ये डिस्कस करेंगे कि जो मैं यहां पे काम कर रहा हूं या जो क्विक रिव्यू के ऊपर जो है अपलोड हो रहे हैं करंट अफेयर्स, तो क्या वो जो हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन चीजों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, देखिए हमने बात करनी है जी हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स किस किस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। जी हां, अगर आप ये समझते हैं कि भाई करंट अफेयर्स सिर्फ जो है वो करंट अफेयर्स के पेपर का ही नाम है जो 100 मार्क्स का है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। गो के जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं वो हमेशा यही समझते हैं कि करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि जो उन्होंने करंट अफेयर्स का पेपर प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के टोटल मार्क्स मैंने यहां पे जो निकाले हैं वो है 250 मार्क्स ऑलमोस्ट। अब ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 250 मार्क्स हैं। कैसे? देखिए करंट अफेयर्स हम ये मानते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं वही जो है इंग्लिश एसे के अंदर भी उनमें से 2 से 3 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के हर सूरत आते हैं, हर साल आते हैं। आप अगर जितने भी पास पेपर्स उठाएंगे सीएसएस के तो आपको नजर आएगा कि 2 से 3 टॉपिक ऐसे करंट अफेयर्स के मौजूद हैं। वही आप करंट अफेयर्स में हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग्स बना के लिखेंगे। और वही जो है जब आप इंग्लिश एसे के अंदर लिखेंगे तो उसकी आउटलाइंस बना के लिखेंगे और उन्हीं आउटलाइंस को आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो 100 मार्क्स तो ये हैं। और नॉर्मली प्रेफर भी ये किया जाता है, ये कहा भी ये जाता है कि आप करंट अफेयर्स के ही एसे को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें एक तो आपके पास मटेरियल काफी ज्यादा है और उसको अटेम्प्ट करना आसान है बाकी लिटरली जो एसेज हैं उनकी बनिस्बत। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा अगर हम देखते हैं तो करंट अफेयर्स का पेपर तो है ही है जो कि प्योरली करंट अफेयर्स का है, 100 मार्क्स वो हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है और वो है 50 मार्क्स का। यानी कि एक तो 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से 50 नंबर तो वो हैं जो आपने लेने हैं, जो आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का ज्योग्राफी या पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद प्योरली 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, जैसे पाकिस्तान के हेल्थ के इश्यूज हो गए, जैसे फूड सिक्योरिटी होगी पाकिस्तान की, ठीक है। यानी वो सारे के सारे जो आज हम देख रहे हैं, जैसे सीपैक के हवाले से भी पूछ सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चल रहे हैं, वो सिलेबस में एफपीएससी ने मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश एसे के अंदर भी करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। आपको करंट अफेयर्स का पेपर पास करना है तब भी करंट अफेयर्स चाहिए, जाहिर बात है। फिर आपको अगर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर भी पास करना है तब भी आपको जो है वो चाहिए। और पिछले 2-3 साल से अगर आप पैटर्न देखें तो आपको क्या फील होगा कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो वेटेज है करंट अफेयर्स की वो ज्यादा है, इवन 50% से भी ज्यादा है। सिर्फ वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से पाकिस्तान की, उसके बाद वो सारे जो है वो डिस्कस कर रहा है पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इश्यूज को। तो यहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फिर जो है परेशानी फेस करते हैं कि यार हमने तो हिस्ट्री या पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्टडीज जो हमने 9th में या 10th में जो है वो स्टडी की थी तो वो हम सोच रहे थे वो आएगी, लेकिन यहां पे तो ये कुछ और ही पूछ रहा है और वो भी कंटेम्प्रेरी नॉलेज होगा तब भी आप इसका आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा टेक्निकल बातें हैं। तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 250 मार्क्स के अराउंड जो है वो करंट अफेयर्स हैं इस टाइम पे सीएसएस के अंदर और जो है आपको इनको प्रिपेयर करना है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल भी यही लगते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि इनका कोई सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस तो है खैर कि भैया आपने क्या क्या तैयार करना है, लेकिन क्योंकि वो हर रोज जो है अपडेट हो रहा है, हर रोज अपडेट हो रहा है, तो जब हर रोज अपडेट हो रहा है तो आप पुराने नॉलेज के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले तो ये आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितनी टाइप्स के होते हैं जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स को यहां पे हम ब्रॉडली 2 डिवीजन्स के अंदर लेके आते हैं, बहुत चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। सिंपल एक तो ये है कि जो आपके नेशनल करंट अफेयर्स हैं यानी कौमी जो हैं,
मुल्की सतह के ऊपर जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और डेवलपमेंट्स किन सेक्टर्स के अंदर हो रही हैं, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हैं। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ की बात अगर करें, आप देखें सीएसएस के इंग्लिश एसे के अंदर भी आया हुआ है कि आईएमएफ के आप कर्जों की 10 साल की डिटेल दें, ऐसा ही है। तो इसका मतलब आईएमएफ के ऊपर पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के कर्जों के ऊपर पूछा जा सकता है, और यूं पूछा जाता है क्या फॉरेन एड पाकिस्तान की हेल्प करेगी पाकिस्तान की ग्रोथ में, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है इंग्लिश एसे के। तो इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स का है, लेकिन फिर भी जो है वो आ रहा है, कहां पे आ रहा है जी, एसे के अंदर भी आ रहा है। तो इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं पाकिस्तान के, सोशल इश्यूज हो सकते हैं। सोशल इश्यूज में क्या हो सकता है जी, पॉवर्टी हो सकती है पाकिस्तान की, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, पाकिस्तान के रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, माइनॉरिटीज से रिलेटेड पाकिस्तान के इश्यूज हो सकते हैं, पाकिस्तान के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, पाकिस्तान की यूथ बल्ज, यूथ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल इश्यूज पाकिस्तान के आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में देखिए डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर तकरीबन हर साल आप एक ऐसे देखेंगे या एक करंट अफेयर्स का इशू देखेंगे कि भाई वो पॉलिटिक्स के हवाले से पूछेगा कि क्या पाकिस्तान में जो ट्रांजिशन है वो कभी स्मूथली हुई है। जैसे अब इस बार आप देख लें ट्रांजिशन कैसे हो रही है, कितने इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो जमहूरियत के ऊपर आपसे किसी ना किसी एंगल के ऊपर पूछ लेगा, जमहूरियत के ऊपर करप्शन से पूछ लेगा, करप्शन क्या है, सोशल में भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो डेमोक्रेसी के पाकिस्तान की जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या है, और पाकिस्तान के हवाले से कंपेयर करें तो क्या होगा। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की बात करें तो वो क्या है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिबेट को लेकर आए तो वो क्या है। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं, यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज। फिर यही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी यही तीन चीजें कंसीडर होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स क्या हो रही है। जैसे यूएस और चाइना का हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो देखिए यूएस चाइना के जो इश्यू है प्योरली ट्रेड का, वो इकोनॉमिक इश्यू है और इसके ऊपर वो बात करता है और हर साल पूछता है। इसी तरह से सोशल इश्यूज की अगर हम बात करते हो तो ओवरऑल दुनिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई अब देखिए यूथ कहां जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है और हमारी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई और जो है सोशल इशू जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से पॉलिटिकल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो फिर यूएस चाइना या जियो पॉलिटिक्स ऑफ जो है वो साउथ ईस्ट चाइना की बात कर लें, इसी तरह से जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें लेके चलनी है अगर आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी हाउ टू प्रिपेयर। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमें पता है कि करंट अफेयर्स जो है वो नेशनल भी हैं और करंट अफेयर्स इंटरनेशनल भी हैं, आप हमें ये ना बताएं, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं उन्हें अल्टीमेटली इन बातों का पता होता है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ये समझते हैं कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि भाई उन्होंने 11 सब्जेक्ट्स इस करंट अफेयर्स के अलावा भी तैयार करने हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ इन 40 मार्क्स को पास करने के लिए दे देते हैं तो फिर वो उनको कैसे काउंटर करेंगे। इसलिए जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं वो थोड़े स्मार्ट होते हैं और वो स्मार्ट वर्ड के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। वो खुद न्यूज़पेपर खोल के बैठ नहीं चाहते कि भाई, क्योंकि आप अगर एक डॉन जैसे सजेस्ट किया जाता है तो आप डॉन, एक तो उसकी वोकैबुलरी इतनी मुश्किल है फर्स्ट टाइम के लिए समझना, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वाले दे रहे हैं। दूसरा, आप अगर उनका ओपिनियन पेज निकाल के बैठ जाते हैं तो एक ओपिनियन पढ़ते हुए आपको 1 घंटा लग जाएगा और फिर भी आपको उसकी समझ नहीं आनी, क्योंकि वहां पे जो वोकैब यूज हुई है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे मैं ग्रुप में आप देखते हैं डेली जो है वो एक ओपिनियन भेज देता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि अगर आप खुद डॉन खोल के बैठ जाएंगे तो वो तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, बहुत वो तो आपके 2 से 3 घंटे ले लेगा। तो आप 2 से 3 घंटे डेली अगर इसे देंगे अपने रोज के 5 से 6 घंटे की स्टडी में से, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक मुश्किल है, तो ये हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क में जब आपको पता होगा कि आपको टू द पॉइंट क्या चीजें तैयार करनी है, ठीक है। आपको नेशनल न्यूज़पेपर स्टडी करने हैं जिसमें डॉन को कहा जाता है, उसमें न्यूज खबर क्या है कि भाई पाकिस्तान ने IMF से जो है वो कर्ज ले लिया, ये खबर है। ये क्या है, बात को यहां समझिएगा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहां होती है। प्लस ओपिनियन, कि ओपिनियन कोई भी आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है, जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, जो इकोनॉमी के ऊपर है, जो सोशल इशू के ऊपर है, जो हमने पीछे डिस्कस किए, वो ओपिनियन भी आपको स्टडी करना होता है, ठीक है। अब ये आपकी किस्मत है कि आप पूरा साल पढ़ते रहें, शायद एक भी ना आए, और शायद ऐसा हो कि आपने जो पढ़े हो वही उन्हीं में से सारे आ जाएं। ये अब लक है, इस पे तो हम नहीं कह सकते कि भाई आप जो है महीने में अगर जो है वो 50 टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं और हर महीने 50-50 टॉपिक प्रिपेयर करके साल के आखिर में 1000 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन आपकी किस्मत है तो एक भी ना आए, किस्मत है तो उसी में से आ जाए। लेकिन आपने करना तो है, किस्मत पे तो नहीं छोड़ सकते। तो कहने का मतलब ये है न्यूज प्लस ओपिनियन, उसी न्यूज से रिलेटेड ओपिनियन हो सकता है कि भाई IMF का कर्ज हमने ले लिया। अब ओपिनियन ये है कि क्या ये हमारी ग्रोथ में किरदार अदा करेगा,
अब इसका आपने जवाब देना है। तो न्यूज प्लस ओपिनियन मिल के जो है करंट अफेयर्स का एक आंसर बनेगा। वो हम जब आंसर राइटिंग की बात करेंगे अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से इंटरनेशनल न्यूज, न्यूज क्या है, खबर क्या है, खबर ये है कि नेटो जो है उसका समिट हो गया, ये न्यूज है। और उसमें क्या क्या जो की टेक अवेज हैं वो क्या क्या हुए वो आपको अंदाजा हो गया, जो आपने चैनल पे देखे होंगे मेरे, ठीक है। लेकिन फिर ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये है कि क्या दुनिया दोबारा से कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है, क्या दोबारा से नेटो और चाइना जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं, ठीक है, या क्या दोबारा से जो है वो हम देख रहे हैं वही 19th सेंचुरी की पॉलिटिक्स। ये ओपिनियन है, क्योंकि आपसे कभी भी एफपीएससी में सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि नेटो समिट क्या है। वो आपसे क्या कहेगा, वो क्वेश्चन को 2 से 3 लाइंस में आपको अगर आप पेपर देखेंगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो उसके अंदर आपसे ये भी पूछेगा कि नेटो समिट क्या है, आपसे ये भी पूछेगा नेटो क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए नेटो क्या है, नेटो समिट लेटेस्ट क्या हुआ, उसके अपडेट्स क्या हैं। और फिर आप एट द एंड ओपिनियन, वो आपको ये देखेगा क्या ये एनालाइज कर सकता है चीजों को, वो आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को चेक करेगा, बताएं अब कि ये क्या दोबारा से कोल्ड वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं, तो फिर आप इसको करेंगे। तो इसका मतलब कंप्लीट करंट अफेयर्स का आंसर कब बनता है, जब न्यूज भी हो, जब ओपिनियन भी हो मिलके, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं बनाने की कोशिश करता हूं कोई भी वीडियो, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ओपिनियन एट द एंड ऐड करता हूं ताकि आपका थोड़ा सा ओपिनियन बने। फिर थर्ड पे क्या है, मैगजीन्स वगैरह, जैसे JWT को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा इदारा भी है। तो जैसे अब मैगजीन्स वगैरह को आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन वहां पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब उन आर्टिकल्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, उनके नोट्स मेकिंग करना, और ये काफी ज्यादा टाइम इसके ऊपर भी आपका स्पेंड होता है। लेकिन ये मैगजीन्स भी आप हो सकती हैं, नेशनल भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल भी मैगजीन्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे द इकोनॉमिस्ट है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो सारे आर्टिकल्स की शेप में है, आपको उनमें से डाटा निकालना पड़ेगा, हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें मिलके जो है वो कर रही हैं। तो यहां पे आपको स्मार्ट चॉइस के तौर पे आपकी मर्जी है, आपको YouTube चैनल फॉलो करते हैं, जैसे मेरा चैनल या कोई भी चैनल, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई भी चैनल आप फॉलो करते हैं, वहां से स्मार्ट वर्क के थ्रू आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, या कहीं से आप स्टडी कर लेते हैं, या बजाय इसके आप जो है वो हर रोज 2 से 3 घंटे खुद ही जो है वो करंट अफेयर्स में लगा देते हैं एक पेपर की प्रिपरेशन के लिए। ये मुश्किल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्शन आया है जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब कहते हैं जी, जो FPSC है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो क्या मांगता है कि एक स्टूडेंट के अंदर करंट अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, जो नहीं है वो क्या यहां पे हाईलाइट कर रहा है। जो एग्जामिनर रिपोर्ट है 2022 की, उसको मैं यहां पे करंट अफेयर्स के डिस्कस करने लगा हूं ताकि आपको पता चले वो क्या मांगते हैं और क्या आपकी प्रिपरेशन उसी तरह की है, इसको समझना है। अब यहां पे ये कहता है जी, जीके का पेपर 2 जो है करंट अफेयर्स का, बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमने 120 मार्क्स 3 पेपर्स में मिलकर लेने होते हैं, ये समझिएगा यहां पहले, यानी पाक अफेयर्स में, ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स में, साथ में GSA के अंदर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर, इनके मिक्स करके आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। अगर किसी में आपके कम मार्क्स भी हैं तो वो आपको पास कर देंगे, ये याद रखिएगा। तो इसको जीके पेपर 2 कहा जाता है, करंट अफेयर्स को। अब इसमें ये क्या कहता है, यहां पे इसको जरा रीड करते हैं ताकि आपको समझ आए। कहता है जी, द कैंडिडेट्स अपीयर इन द सब्जेक्ट वर judged in their performance on the base of एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि सबसे पहली बात वो ये कह रहा है कि भाई हम जज क्यों कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, एक जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है उसको कैसे जज कर रहे हैं कि वो उसके पास जो नॉलेज है। अब आपके पास नेटो समिट का नॉलेज आ गया, चाइना US राइवलरी का नॉलेज आ गया जो आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी भी सिंपली नहीं पूछेगा, वो हमेशा क्वेश्चन को जलेबी की तरह गोल गोल करके पूछेगा और फिर आप कहेंगे यार हमने तो पढ़ा कुछ और था, यहां पे कुछ और है। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस आंसर को यहां पे फिक्स कर देंगे कि किस किस एंड को कैसे कैसे रखना है, ये उन्हें आ जाएगा। समझ गए बात को। लेकिन जिनको नहीं आएगा जाहिर बात है वो फेल कर देंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी कि यार हमने तो पढ़ा कुछ और था, यहां कुछ और मांगा। और यही कह रहा है कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, मेनी ऑफ देम वर गुड इन नॉलेज। क्या कह रहा है जी कि जो ज्यादातर हैं वो नॉलेज में तो अच्छे हैं, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लैक टू अप्लाई इन गिवन सिचुएशन। कि भाई जो हम उन्हें हालात देते हैं जलेबी की तरह गोल मोल करके, वो उसमें उन्हें अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम समझ आ गई। नॉलेज है लेकिन नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है उस क्वेश्चन के अंदर ये उनको नहीं आता। दे वर मार्क्ड एज फॉलोज, कि उनको अगर हम नंबर देते हैं तो यूं दे सकते हैं कि 75% बैड आंसर्स हमारे पास आते हैं। अब समझ गए आप
कि मेजॉरिटी में लोग करंट अफेयर्स में फेल इसलिए हो रहे हैं, उन्हें मुश्किल लगती है क्योंकि वो आंसर ही बुरे देते हैं। 18% जो है वो कहता है जी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हैं, ठीक है भाई बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन सेटिस्फैक्टरी हैं, सिर्फ 18% के। कहते हैं 5% जो है वो गुड आंसर्स देते हैं, 5% लोग सिर्फ गुड आंसर दे रहे हैं, और उनमें से 2% जो है वो एक्सेप्शनल मेरिट के ऊपर है, यानी सबसे बेहतरीन लोग जो हैं जिनको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं वो 2% है, 5% गुड हैं, 18% ठीक है भाई ठीक ही दे देते हैं, लेकिन 75% जो है उन बेचारों को नॉलेज अप्लाई करना नहीं आता। यानी नॉलेज अप्लाई का मैं सिंपली आपको यहां पे अगर सिंपली कहूं, आप पूछेंगे तो सही कि भाई नॉलेज कैसे अप्लाई करें, तो इसका मतलब यह है कि आपको आर्टिकल तो पता है, आपने कहीं से आर्टिकल पढ़ लिया यूएस चाइना के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर, किसी भी सोशल इशू के ऊपर, अब वो पूरे का पूरा आर्टिकल है, अब आपको उसकी हेडिंग्स ही बनानी आती, उन हेडिंग्स को जो है उनकी कोहेरेंस आपके पास नहीं है कि आप कैसे कैसे उसको अप्लाई करें, तो यहां पे आप फेल हैं। तो जब हेडिंग्स के साथ आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको नॉलेज अप्लाई करना आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर आगे कहते हैं मोस्टली वर नॉन सीरियस, कहते हैं जी भाई ज्यादातर जो है वो है ही नॉन सीरियस, वो वैसे जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं, एंड लैक टू सेंस ऑफ द आउटलाइन फॉर्मेट टू अटेम्प्ट द टास्क असाइन इन द क्वेश्चन, कि उनको यही नहीं पता कि उसकी आउटलाइन कैसे बनाएं, यानी हेडिंग्स कैसे बनाएं, और फॉर्मेट जो है या उसका क्या हो सकता है, यानी किस तरह से उसको हम उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उस इंट्रोडक्शन के बाद उसको जो डिस्कशन कहां से स्टार्ट करें, फर्स्ट हेडिंग क्या हो, सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, वैसे नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये अब आप इससे पूछेंगे कैसे होगा सर कैसे, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनको नहीं पता। दूसरा उसके एग्जांपल दे रहा है यहां पे, अब यहां से एग्जांपल दे रहा है, कहते हैं वाटर इशू बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाज डेल्ट जनरली ओनली फ्यू हैड द स्पेसिफिक विजडम, कहता है वो हमने जनरली पूछा तो कुछ लोगों के पास जो है वो स्पेसिफिक विजडम था, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं था या स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि उसको अटेम्प्ट कैसे करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशू, क्योंकि हमने पाकिस्तान और इंडिया के वाटर इशू सुने हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सुने नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे अप्लाई करना या नॉलेज की डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं थी स्टूडेंट के पास। फिर कहते हैं सिमिलरली इसी तरह से जो सीपैक का टॉपिक है वाज डिस्कस्ड एंड कुड नॉट हाईलाइट चाइनाज वियन नोन एस OBOR, ठीक है। कहते हैं कि भाई सीपैक को तो डिस्कस कर दिया स्टूडेंट ने, लेकिन वो सिर्फ बॉक्स के अंदर रहते हुए उसको डिस्कस किया कि सीपैक क्या है, उसने तो ब्रॉडर विजन को डिस्कस ही नहीं किया। यानी ब्रॉडर विजन का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में OBOR है, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको हम BRI का नाम दे रहे हैं, तो जो BRI है एक्चुअली में उसको डिस्कस नहीं किया, कि थोड़ा सा डिस्कस करता कि भाई एक्चुअल में जो मेन प्रोजेक्ट है, मदर प्रोजेक्ट, वो तो BRI है और उसकी एक ब्रांच जो है वो सीपैक है, लेकिन स्टूडेंट सीपैक के ऊपर फोकस रखा हुआ है, BRI का उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, समझ रहे हैं बात को। कहता है स्टेरोइड स्टाइल ऑफ थॉट्स पिक्ड फ्रॉम द बुक्स, गाइड बुक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो थॉट्स स्टूडेंट्स लिखते हैं वो सिंपली उन्होंने किताबों से रटे हुए होते हैं, लिए हुए होते हैं और उसी तरह से वो छाप देते हैं, जबकि हम क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, जबकि वो उस तरह से अप्लाई नहीं हो सकते। नॉलेज किताबों में नहीं अप्लाई होगा, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है किताबें गलत हैं, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये एक स्टूडेंट की स्मार्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाज रेयर, कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये बहुत ही कम को पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। कहता है वेरी रेयर कैंडिडेट्स वर एबल टू प्रेजेंट सगेस्टी इन चैलेंजिंग सिचुएशन, की बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं, अक्लमंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, समझदार, जो कि सिचुएशन के मुताबिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं। यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ब्रेक डाउन करते हैं वो, कि भाई इसमें क्या पूछ रहा है, अगर सीपैक का पूछ रहा है तो सीपैक का हमने देना है, साथ में BRI की हेडिंग बनानी है, साथ में हमने ग्लोबल विजन चाइना की बात करनी है कि चाइना का ग्लोबल विजन क्या है, ठीक है, साथ में हमने देखना है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, साथ में हमने ग्लोबली इसको डिस्कस करना है। तो ओवरऑल जो है आपके पास नॉलेज की एप्लीकेशन होनी चाहिए, कह रहा है। कहता है अब फिर यहां पे ये सजेशन दे रहा है, अपनी रिकमेंडेशन क्या देता है, कहता है जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोमोट पर्सनैलिटी बिल्डिंग, सबसे पहला काम ये करें, एथिकल कैपेसिटी इन टीचिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस टू अच्छा जी कॉन्ट्रास्ट विजडम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इन सोसाइटी, कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनको कह रहा है खुदा का वास्ता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स सिखाओ, टीचिंग टेक्निक्स अपनी बदलो, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बजाय इसके रटा रटाया एक आंसर यहां पे लिख दें, वो आगे अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो उसके ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और डिफरेंट आंसर्स दें। तो वो क्या मांग रहा है इन 5 चीजों में, अगर आप समझ लें तो मैं आपको ये कहूंगा। सबसे पहली चीज वो मांगता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि आप किस तरह से आंसर को देते हैं। दूसरा कहता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही सोचना है। अब जैसे सीपैक का उसने पूछा तो BRI का सोचना आपका काम था ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर, यानी यहां से जो है स्टार्ट करें छोटे पर्सपेक्टिव से, फिर उसको फैलाते जाएं कि यार इसके नेशनल, रीजनल, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं।
फिर इसी तरह से एनालिटिकल एबिलिटीज की पूछता है कि आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे, चीज को स्ट्रॉन्ग रीजनिंग आपकी होनी चाहिए। आप कोई भी अगर रीजनिंग देते हैं कि भाई, अब जिसको हम ओपिनियन कह रहे हैं कि आप राय दे रहे हैं, वो पूछता है ना राय बहुत से एग्जाम्स के अंदर, तो वो राय आप कैसे देंगे उसके अंदर। फिर एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ना आप किसी इदारे के खिलाफ लिख सकते हैं, ना दुनिया किसी मुल्क के खिलाफ लिख सकते हैं, तो एक बैलेंस अप्रोच के तहत आप चीज को लेके जाएंगे। और फिर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि होता ऐसे है कि अगर स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो 3 तो आते नहीं है और एक बहुत अच्छा आता है, तो वो उसको लेके बैठ जाएगा और फिर क्या करेगा जी, 20 मार्क्स हैं, ज्यादा ज्यादा कितने देगा आपको, 15 दे देगा, 16 दे देगा, तो बाकी तो आपने टाइम सारा जाया कर दिया, अब आपके पास टाइम नहीं बचा। तो ये चीजें आपको लेके चलनी है। एग्जामिनर ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब आगे आते हैं जी फाइनल पोर्शन की तरफ, और वो ये है कि क्विक रिव्यू एंड करंट अफेयर्स। अब आप चाहे इसे सुनना चाहें ना सुनना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई क्या जो क्विक रिव्यू के ऊपर, जो इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं, क्या वो आपकी हेल्प करेंगे, हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी जो कोशिश है वो क्या है जी, नेशनल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं अपलोड करता हूं वीडियोस, इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर भी अपलोड करता हूं, दोनों को यानी मिक्स करके। 20% इंटरनेशनल टॉपिक्स इतने ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हमेशा अगर एक पूरा क्वेश्चन है 5 क्वेश्चंस का, तो उसमें से सिर्फ एक इंटरनेशनल पूछेगा, बाकी 4 नेशनल ही पूछेगा, ठीक है, यानी फोकस पाकिस्तान पे ही रखवाएगा। तो इसीलिए नेशनल जो है, और उसके अंदर भी, नेशनल के अंदर आप देखें इकोनॉमिक न्यूज में शेयर कर रहा हूं, सोशल अगर इशू है तो शेयर कर रहा हूं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो वो शेयर कर रहा हूं। इसका मतलब तीनों डायमेंशंस को कवर कर रहा हूं। इसका मतलब जो एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं सही जा रहा हूं, यहां पे नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लस जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज है उनको डिस्कस कर रहा हूं। फिर वो ये कहता है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए होती है। आपको सिंपली क्वेश्चन को पकड़ के बैठ नहीं जाना। जैसे मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये छोटा आप जो है ना 5 मिनट का भी बता सकते हैं, 6 का भी, आप क्यों से जो है 22 मिनट पे लेके चले जाते हैं, 20 मिनट पे लेके चले जाते हैं। इसीलिए कि मैं मल्टीपल हेडिंग्स वहां पे डिस्कस कर रहा होता हूं। हर क्वेश्चन के अंदर 7-8 हेडिंग्स डिस्कस हो रही होती हैं। इसका मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जा रही होती हैं, जैसे एफपीएससी मांग रहा है, जिस तरह की इनोवेशन वो मांग रहा है। फिर उनके अंदर एक कोहेरेंस होती है, यानी पहले कौन सी हेडिंग आएगी, दूसरी पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी। आप इनको कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लाजमी नहीं है जो मैं दे रहा हूं आप एज इट इज उसको उठाएं। स्मार्ट स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। एक बार उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि उसको क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए। एनालिसिस के बहुत से क्वेश्चंस मैं देता हूं, जैसे नेटो समिट है तो इसको एनालाइज करते हैं, या कोई भी समिट हो रहा है उसको एनालाइज करना, कोई न्यूज हो रही है उसको करना। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको चीजें नजर आएंगी। एक्सप्लेन करता हूं उस टॉपिक को। सबसे पहले अगर एसईओ के बारे में पूछा जा रहा है कि एसईओ समिट 2023 क्या है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं एसईओ को एक्सप्लेन करूं कि ये क्या है, फिर समिट के ऊपर बात करता हूं, फिर एट द एंड बात करता हूं। अगर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओपिनियन का, यानी सबसे एंड में हम बात करते हैं। नॉलेज बेस भी वो होते हैं, ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं, बेसिक और एडवांस लेवल की अप्रोच में होती है। यानी एक कोई किसी को कुछ नहीं पता एसईओ के बारे में, मुझे यकीन है कि अगर वो वीडियो सुनेगा यहां से तो उसको बेसिक भी पता चलेगी, उसके बाद एडवांस लेवल के ऊपर भी चला जाएगा। और एक बैलेंस अप्रोच है, किसी के ऊपर तनकीद नहीं है, कुछ नहीं। वो वैसे भी आपको पता है लॉस बन चुके हैं सीक्रेट एक्ट जैसे, तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस अप्रोच के तहत चीजों को लेके जाना। दूसरा बैलेंस अप्रोच का मतलब ये है कि ना बहुत ज्यादा, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर डाटा ऐड किया करें, लेकिन इतना डाटा आपको जरूरत नहीं है, और ना बहुत कम है कि आपको पास ना करवा सके। तो अगर मैं 10 हेडिंग्स डिस्कस कर रहा हूं, आप उनमें से 5 भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपको 10 नंबर तो देगा ही एक क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब आपको 40 मार्क्स चाहिए, आप पास हो सकते हैं सुकून के साथ, समझ रहे हैं ना। तो मैं एक बैलेंस अप्रोच के तहत ना बहुत ज्यादा डाटा डाल रहा हूं जो आपको परेशान कर दे, आप उसको रिवाइज ना कर सकें। देखिए मंथली करंट अफेयर्स 170 पेजेस के ऑलमोस्ट बन रहे हैं, तो अब 170 पेजेस का सिर्फ एक महीने का है, तो अगर इससे भी ज्यादा ऐड करता हूं तो ये तो आप 2000 पेजेस का एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको उतना ही स्मार्ट डाटा चाहिए, स्मार्ट अप्रोच के तहत, हार्डवर्क के तहत नहीं, जो आप रिवाइज कर सकें। तो एट द एंड अगर कंक्लूड करूं तो आपको स्मार्ट अप्रोच चाहिए। अब मैं यहां पे हरगिज ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरे ही नोट्स देखें, मेरे ही करंट अफेयर्स देखें, नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। मेरे लिए सबसे प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, और सेकेंडरी जो है वो बिजनेस है, यानी सेकेंडरी मेरी अपनी प्रमोशन है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो अपनी आपको कहूँगा ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि आप जब मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं क्या वो इनफ है, तो मैं ये समझता हूं जाती तौर पे वो इनफ है, क्योंकि वो जब मैंने कोई स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स के, तो मैंने पहले एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ी थी कि एग्जामिनर क्या मांगता है, और मैंने कोशिश की है उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली चीजों को डालूं। अब ये आपकी किस्मत है कि जो मैं बता रहा हूं शायद उसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी ना आए, ठीक है, और आप कहें यार हमने सारा फजूल देखा वैसे ही, और आपकी
किस्मत है कि सब कुछ वही आए और आपकी किस्मत है कि बैलेंस आए, और नॉर्मली यही होता है, बैलेंस आता है कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो एक बैलेंस होता है। तो मैं यहां पे खुद को जस्टिफाई कर रहा हूं कि भाई जो करंट अफेयर्स मैं बना रहा हूं, जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं पीडीएफ के, वो एज इट इज एफपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हैं। अब आपको जरूरत इस चीज की है कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। वो तब भी होगा जब आप जो है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। काफी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन आपके ये 25 मिनट जाया बिल्कुल नहीं होंगे, मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अगर आपने पूरी सुनी है तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।